नमस्कार दोस्तों, मैं अजय वर्मा आपके साथ और आपका स्वागत है फिजिक्स बाय अजय वर्मा में। आज हम शुरुआत करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। क्लास 12 का चैप्टर है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले मैं इसी की शुरुआत करना चाहता हूं पूरे चैप्टर की। ठीक है दोस्तों, प्रकाशिकी के बारे में जानेंगे। एक तरीके से प्रकाश क्या मतलब समझू, अगर माना जाए तो थोड़ा बहुत आपने जितना पढ़ा होगा तो प्रकाश एक एनर्जी है जो किसी न किसी स्रोत से आती है। हमारा सबसे बेसिक जो स्रोत हम मानते हैं प्रकाश का, वो है हमारे सूरज चाचा। सूरज से एनर्जी आती है, किस फॉर्म में आती है वो बात नहीं करेंगे अभी, क्योंकि वो अलग चैप्टर की बातें हो जाएगी। बस वहां से एनर्जी आती है और वो एनर्जी हमारी धरती तक आती है और किसी न किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर फिर हमारी आंखों तक पहुंचती है। उस ऊर्जा को हमारी आंखें सेंस करती है, फिर मस्तिष्क तक जाती है और वो हमारी इमेज दिमाग में बनते हुए हमें महसूस होती है। मतलब दिमाग में बनते हुए महसूस होती है, मतलब हमारा पूरा प्रोसेस दिखने लग जाता है कि सामने क्या ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, कैलकुलेशन हो जाती है उसमें। तो सूरज से निकलता है प्रकाश और वो धरती पर आता है और धरती पर होते हैं ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु है। वस्तु से टकराता है, वस्तु से टकरा के फिर किसी एक दिशा दूसरी दिशा में परावर्तित हो जाता है। अब फिर अगर आपकी आंखें इसकी दिशा में ही है तो क्या होगा? आपको ये ऑब्जेक्ट दिखने लग जाएगा। अगर आपकी आंखें इस वस्तु की जगह रख दूं, मैं वस्तु की जगह आपकी आंखें रख दो, तो आपको अब क्या दिखाई देगा? सूरज दिखाई देगा। भाई क्या दिखाई देगा? सूरज दिखाई देगा। तो मेन रीजन क्या हुआ, जो भी ये प्रकाश आ रहा था, प्रकाश की जो किरणें आ रही थी उसकी डायरेक्शन में हम अगर देखते हैं तो हमें वो वस्तु दिखने लग जाएगी जिधर से वो प्रकाश आ रहा है। ठीक है ना, तो हमें ऐसे दिखाई देता है। अब ये जो प्रकाश आ रहा है किस रूप में आ रहा है, ये शुरुआती जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 प्रकाशिकी एवं यंत्र, बेसिकली क्या है, न्यूटन के सिद्धांतों पर आधारित है। न्यूटन ने क्या कहा था प्रकाश के लिए, कि जो ये प्रकाश है कण रूप में आता है। मतलब प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है? कणीय प्रकृति होती है। जो ये प्रकाश की ऊर्जा होती है छोटे छोटे कणों में, प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे कणों में सकेंद्रित होती है। क्या होती है? सकेंद्रित होती है। मेरी राइटिंग पे मत जाना, नोबेल मिलेगा एक दिन मुझे राइटिंग के लिए। ठीक है ना, छोटे छोटे कणों में सकेंद्रित होती है। और ये जो छोटे छोटे कण हैं, ये कण होते हैं द्रव्यमान रहित प्रत्यास्थ कण। द्रव्यमान रहित प्रत्यास्थ कण। जो पार्टिकल्स हैं वो मासलेस होते हैं और इलास्टिक होते हैं। ठीक है, तो मान सकते हैं कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे स्रोत से, किसी भी स्रोत से, कोई भी स्रोत हो सकता है, बल्ब हो सकता है, एलईडी हो सकती है, सूरज हो सकता है, आग हो सकती है, इस स्रोत से कण निकलते हैं प्रकाश ऊर्जा के, जो कि कण क्या होते हैं? द्रव्यमान रहित प्रत्यास्थ कण होते हैं। ठीक है, अब ये निकलते हैं, अब ये कण हैं निकल रहे हैं, तो जब तक इनके सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी अवरोध नहीं है, तो ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे। और इनके चलने की स्पीड क्या थी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये प्रकाश की चाल मानते हम। ठीक है, तो इनके सामने अगर कोई भी अवरोध नहीं होगा तो ये चलते जाएंगे। लेकिन जब अवरोध आ जाएगा तो क्या होगा? जैसे मैं चलता जा रहा हूं, सामने कोई भी नहीं है तो मैं चलता ही जाऊंगा। ठीक है ना, न्यूटन का ही नियम था भाई साहब, कोई भी अगर चीज गतिशील है और सामने कोई अवरोध नहीं है तो वो चलती जाएगी। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में उसके कोई फोर्स नहीं है तो वो चलती जाएगी। ऐसे ये चलती जाएगी। अब मान लीजिए इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। अब वो ऑब्जेक्ट भी, उसकी प्रकृति कैसी है उस पर भी देखना पड़ेगा कि भाई साहब वो ऑब्जेक्ट कैसा, प्रकृति कैसी है। ठीक है ना, तो कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इस ऑब्जेक्ट के साथ अब ये कण कैसा व्यवहार करेंगे?
ये हमें इस चैप्टर में समझना है। दो तरीके के व्यवहार हो सकते हैं भाई साहब। कैसे? ये डिपेंड करेगा इस वस्तु पर। किस पर डिपेंड करेगा? इस वस्तु पर डिपेंड करेगा। पहला तो व्यवहार हो सकता है कि ये ऐसी वस्तु है जो भाई साहब इन कणों को पूरी तरह से उसी माध्यम, जिस माध्यम से आ रहे उसी माध्यम में लौटा दे। हालांकि डायरेक्शन चेंज हो सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन ये उसी माध्यम में वापस लौटा देंगे। और एक ये भी हो सकता है कि भाई साहब जिस चीज से टकरा रहे हो सके तो ये इसको आर पार इधर फैला दे। अब इसमें भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। तो यहां से पता चलता है अगर उसी माध्यम में वापस लौट जाते जिस माध्यम से हम आ रहे तो उसे तो परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परावर्तन। और जब हम उस माध्यम में जो भी ऑब्जेक्ट था जिससे टकरा रहे थे उसके अंदर चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन। एक तो परावर्तन हो गया। परावर्तन का सीधा सीधा मतलब है भाई साहब जिस माध्यम से आए उसी माध्यम में वापस लौट गए टकरा के, परावर्तन। और अंदर घुस गए, अपवर्तन, मतलब जिसका परावर्तन नहीं हुआ। ठीक है ना? अपवर्तन, परावर्तन जिसका परावर्तन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया। अब सबसे पहले परावर्तन तो बाद में समझेंगे, पहले अपवर्तन बाद में समझेंगे, परावर्तन पहले समझ लेते हैं। परावर्तन होगा कैसे? आपने क्लास 10 में पढ़ लिया होगा, आई थिंक क्लास 10 ही होगी, या फिर कह सकता हूं छोटी क्लासेस में पढ़ लिया होगा। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, जिस एंगल से लंब बनाना होता है, बताते हैं अभी। ठीक है ना? लंब के साथ में जिस एंगल के साथ में आपतित किरण टकराई थी, एंगल आई के साथ टकराई थी, उसी कोण के साथ वो परावर्तित हो जाती है। मतलब मैं मानता हूं मेरा किसी सोर्स से प्रकाश की किरण आ रही है। क्या आ रही है दोस्तों? प्रकाश की किरण आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है। ऑब्जेक्ट यहां पे ले लिया मैंने, कोई परावर्तक तल ले लिया जिससे टकराती है। तो जहां पर भी टकराती है वहां पे खींचो लंब। लंब मतलब क्या? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है भाई साहब। क्या बनाती है? 90 डिग्री का एंगल बनाती है। बन गया। तो ये बोल रहा है, पहला नियम बोल रहा है कि जो आपतित किरण है जो इसके साथ एंगल आई बना रही है, और अब होगा रिफ्लेक्शन, बोलोगे तो परावर्तन, टकरा के वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। तो ये जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण, और ये कौन सी किरण थी? आपतित किरण। ठीक है, किरण नहीं लिख रहा मैं। तो ये जो आपतित किरण लंब के साथ जो एंगल बना रही थी और जो परावर्तित किरण लंब के साथ एंगल बना रही थी, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। जिस बिंदु पे टकरा रही है उस बिंदु से लेना है। अब ये बिंदु कहीं से भी, कई बार ऐसा भी हो जाता है, गोल हो जाए, ऐसे हो जाए। जिस बिंदु से टकरा रही है आपको क्या करना है? लंब खींचना है। ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। ठीक है दोस्तों, अगर इस बिंदु पर टकरा रही है तो यहां पर भी आपको, अगर ऐसे टकरा रही है तो आप सीधा लंब खींचो ऐसे, तो इसके लिए एंगल आई ये हो जाएगा, इसके लिए एंगल आर ये हो जाएगा। ठीक है ना? बिंदु पर देखना है अपन को, सरफेस कैसी भी उस पर्टिकुलर बिंदु पर क्या सीन है वहां पे लंब खींचो। ठीक है ना? 90 डिग्री। तो पहला नियम तो हो गया हमारा पुरानी क्लासों का कि भाई साहब एंगल आई किसके बराबर होगा? एंगल आर के आपतन कोण, एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल, परावर्तित कोण के बराबर। हो गया, पहला नियम हो गया, खत्म। अब अगला नियम बोलता है कि दूसरा नियम बताओ। इसमें बोला जा रहा है जो आपतित किरण है, लंब है, परावर्तित किरण है, ये तीनों, और ये परावर्तक तल का जो लाइन होगा, या फिर इनको ले लो, आपतित किरण, लंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। अगर मेरे बोर्ड के हिसाब से देखो तो बोर्ड का जो प्लेन है उसमें आपतित किरण आ रही है, और लंब भी बोर्ड के प्लेन में है, और परावर्तित किरण भी बोर्ड के प्लेन में है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो ये द्वितीय नियम हो जाएगा आपके परावर्तन का। तो द्वि नियम हो गया भैया। क्या नियम हो गए? द्वि नियम जो हमें जानने थे हमने परावर्तन के समझ लिए। तो यहां तक हमारा परावर्तन है। और परावर्तन के लिए अलग अलग सरफेसेस हो सकती है भाई साहब। मैंने बोला एक ये सरफेस हो सकती है, समतल हो सकती है, उबड़ खाबड़ हो सकती है। ठीक है, आपने परावर्तन समझा दिया। तो परावर्तन कितने प्रकार के ये भी बता दो ना सर, कि एक ही तरह का परावर्तन होगा। जी भाई साहब, परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नियमित परावर्तन,
एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे होता है देखें। नियमित परावर्तन की बात कर रहा हूं। पहला नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन में क्या होता है भाई साहब, आपका जो सरफेस होता है या पृष्ठ होता है परावर्तक तल का, जहां पर अपना परावर्तन होना मांगता है, तो वो परावर्तक तल बिल्कुल समतल होता है। कैसा होता है, कंडीशन ही है समतल होना चाहिए और बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो आपकी प्रकाश किरणें, समांतर प्रकाश किरणें होती है, वो टकराने के बाद भी क्या रहती है, समांतर रहती है, समांतर रहती है, समांतर रहती है। यहां पे लंबे खींच लेना भाई साहब। ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई होगा, ये भी एंगल आई होगा, ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, तो ये एक दूसरे के समांतर रहेगी। और दूसरा होता है भाई साहब विसरित परावर्तन। क्या हुआ है, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। अब इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें अगर परावर्तक तल समतल है तो उसमें समतल नहीं होता, उबड़ खाबड़ होता है। क्या होता है, इरेगुलर, उबड़ खाबड़। जैसे ये से मान लो, ठीक है। अब इसमें आपकी आपतित किरणें तो पैरेलल आ सकती है। क्या होगा, आपतित किरणें पैरेलल आ सकती है भाई साहब, लेकिन जाने वाली किरणों का कोई भरोसा नहीं है। कैसे, अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस के लिए मेरा लंब कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा। लंबे से ही बनाऊंगा ना भैया, ये कोई तल है तो इसके लंब क्या होगा, 90 डिग्री पे ऐसे ही होगा, और ये ऐसा होगा तो 90 डिग्री पे ऐसे ही होगा। तो इसका ये टेढ़ा है तो 90 डिग्री पे ऐसा बनेगा। इसका परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होगा, तो ये छोटा है तो ये भी छोटा ही रहेगा। और इस वाले के लिए ऐसा हो जाएगा, और इस वाले के लिए ऐसा हो जाएगा, और इस वाले के लिए ऐसे हो जाएगा। मान लीजिए 90 डिग्री हो गया तो फिर ये उसी पे लौट गया। तो देखो, आने वाली किरणें तो समांतर थी लेकिन जाने वाली किरणें समांतर नहीं रही, सेम डायरेक्शन में नहीं रही। यह है विसरित परावर्तन। इसका परावर्तक तल कैसा होगा, उबड़ खाबड़। ठीक है, मतलब समतल नहीं होगा, समतल के अलावा। अब ये समतल परावर्तन कहां पे होता है, और ये सॉरी उबड़ खाबड़ परावर्तन बोल रहा था मैं, विसरित परावर्तन का होता है। समतल परावर्तन तो आप देख सकते हैं आपकी डेली लाइफ में, मिरर, कांच को देखते हैं आप, खुद की शक्ल देखते हैं, बहुत खूबसूरत शक्ल तो होगी, उसको देखते हैं आप, नहीं भी होगी तो भी देखते हैं आप। ठीक है ना, वो वहां पर जहां पर मिरर का इस्तेमाल होता है वहां पर ये क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। ठीक है ना, मिरर में क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। नियमित परावर्तन से क्या होता है भाई साहब, आपकी जैसा जैसा थोबड़ा है वैसा का वैसा ही, अगर गोल है तो वहां पे गोल दिखेगा। अगर विसरे यहाँ पे नियमित परावर्तन नहीं होता ना, तो आपका थोबड़ा अगर जो सही है यहाँ पे ब्लर दिखता। कैसा दिखता, ब्लर दिखता, लेकिन ब्लर नहीं दिखता। ठीक है ना, एग्जैक्ट का एग्जैक्ट चेहरा दिख जाता है, वहां पे नियमित परावर्तन है। क्योंकि इस रेखा की इससे जितनी दूरी थी उतनी ही दूरी पर ये दोनों एक दूसरे से रहेंगे, जाने वाली किरणें जो परावर्तित किरणें एक दूसरे पे सेम दूरी पे रहेंगे। तो अगर आपका ये आंख यहाँ पे है तो इसकी आंख भी यहाँ पे बनेगी, और दूसरी आंख यहाँ पे है तो सेम डिस्टेंस पर वहां पे बन जाएगी। ये नियमित परावर्तन है। अब विसरित परावर्तन की बात करूं भाई साहब, विसरित परावर्तन में क्या होता है, आने वाली किरणें तो बराबर थी, जाने वाली किरणों का पता नहीं है। अगर इसमें देखोगे तो आंख यहाँ पे दिख रही है, अगर मिरर लगाता हूं उबड़ खाबड़ वाला, तो आपकी आंख भी पूरी ढंग से नहीं बन पाएगी। आंख का एक पुतली का एक पॉइंट यहाँ पे होगा, एक पिक्सल यहाँ पे होगा, ऐसे ऐसे होगा, तो आपकी इमेज बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पाएगी, या कहूं तो ब्लर इमेज दिखेगी, या फिर इमेज दिखेगी नहीं। तो इसके सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होते हैं कि नियमित परावर्तन का तो मिरर ले लो, और विसरित परावर्तन के लिए बोर्ड ले लो भाई साहब। बोर्ड क्यों लो सर, बोर्ड में देख सकते हो मेरी इमेज बन रही है क्या, नहीं बन रही, क्योंकि इस पर जो भी जितने भी प्रकाश किरणें आ रही है वो दूसरी डायरेक्शन में टकरा के जा रही है, एक सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है।
ये दीवार ले सकते हो, दीवार में भी मेरी कोई इमेज नहीं बन रही है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे तो भाई साहब यहाँ पर छोटे छोटे मतलब उबड़ खाबड़ रास्ते नजर आएंगे आपको, इसका जो तल है उबड़ खाबड़ नजर आएगा। और आप तो जानते हो प्रकाश की किरण कितने, मतलब प्रकाश के जो कण है होते हैं वो कितने छोटे होते हैं, बहुत 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 माइन्यूट लेवल, हम तो आंखों से देख ही नहीं सकते, तो इतने छोटे लेवल के होंगे, वो टकराएंगे तो फिर इसके लिए तो ये दीवार का प्रश्न, तो जो छोटा सा भी प्रश्न होगा ना, जिसे मैंने पॉइंट बना दिया, वो भी बहुत बड़ा होगा, एक तरीके से पहाड़ी होगा उसके लिए, ठीक है ना। तो वहां पर क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा, जिसकी वजह से इन परावर्तित किरणों की जो एग्जैक्ट दूरियां होनी चाहिए, सेम दूरियां होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से आंख की एक इमेज यहाँ पे बनेगी तो दूसरी इमेज यहाँ पे बनेगी, मतलब एक इमेज यहाँ पे बनेगी तो दूसरी इमेज यहाँ पे बनेगी, एक इमेज यहाँ पे बननी चाहिए तो लेकिन यहाँ पे बनती है। तो विसरित परावर्तन में आपका फोटो जो थोबड़ा है बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं दिखता, धुंधला धुंधला दिखता है या फिर दिखता ही नहीं है। और विसरित परावर्तन ही वो रीजन है जिसके कारण ये जो प्रकाश होता है ना, जैसे मैंने ट्यूबलाइट जलाई तो ट्यूबलाइट का प्रकाश पूरे कमरे में चारों तरफ फैल जाता है, क्योंकि इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती। अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है ना भाई साहब, तो क्या होता है, उसी डायरेक्शन को चमकाता ही है, सिर्फ उसी डायरेक्शन में हमें दिखाई देता है। जैसे एक तरीके से मैं बताऊं, अगर मान लो मेरी ट्यूबलाइट यहाँ पे है, ये जला दी मैंने, तो इसका प्रकाश मान लो सिर्फ इतने से एरिया में जाएगा, तो सिर्फ कमरे का ये वाला पार्ट ही चमकता, ठीक है ना, और रिफ्लेक्ट होता तो ज्यादा से ज्यादा ये वाला पार्ट ही चमकता, दूसरी जगह जाता ही नहीं। लेकिन विसरित परावर्तन में क्या होता है, ये डायरेक्शन तो फिक्स नहीं होती, हर डायरेक्शन में घुसेंगे हम, तो हर डायरेक्शन में घुसने के कारण क्या होता है, हमारा प्रकाश चारों तरफ हर कोने में एक तरीके से फैल जाता है, तो हमें कोना भी, हर कोना भी दिखाई देता है रिफ्लेक्शन की वजह से, ठीक है। तो ये था हमारा नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन ही वो चीज है जिसके कारण हमें हमारा प्रकाश चारों तरफ फैलता है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो ना, क्या नाम से, आपके जो कैमरे होते हैं, कैमरे के ऊपर एक प्लास्टिक का व्हाइट कलर का मेट मेट प्लास्टिक का वो लगाया जाता है, ताकि आपका जो प्रकाश है चारों तरफ फैले, ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है ना। तो एक तरफ भी फोकस नहीं रहे, आपका चमचमाता फेस ज्यादा ही चमक नहीं जाए, इस वजह से वो लगाया जाता है, ठीक है ना। प्रकाश की इंटेंसिटी कम रहे और चारों तरफ बढ़िया से फैले, ठीक है। और परावर्तन में एक और चीज बता देता हूं, परावर्तन में कभी भी, जब भी परावर्तन होता है प्रकाश का, तो तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और प्रकाश की स्पीड में, प्रकाश की स्पीड क्या होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इतनी इस स्पीड से चलता है प्रकाश निर्वात में। तो इनमें कभी भी कोई अंतर नहीं आता जब भी परावर्तन होगा। मैं अपवर्तन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी परावर्तन की बात कर रहा हूं। तरंग दैर्घ्य में कोई परावर्तन नहीं आएगा, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और चाल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन जो आएगा वो तीव्रता में आएगा, कि भाई साहब आपने चमचमाती लाइट जलाई थी, किसी भी जगह पे डाली, लेकिन वो रिफ्लेक्ट होके उतनी इंटेंसिटी से नहीं जा रही, तीव्रता से नहीं जा रही, इधर चमचमाती छोड़ रहे लेकिन चमचमाती वापस नहीं आ रही। तो वो डिपेंड करता है आपकी तीव्रता पृष्ठ पर, किस पृष्ठ पर डाल रहे हो। अगर कांच पे डालते हो तो लगभग पूरी जाती है, लेकिन जैसे मैं इस बोर्ड पे डाल रहा हूँ, देखो एलईडी है, उधर उधर से क्या है, मेरे ट्यूबलाइट लगी हुई है, एलईडी ट्यूबलाइट लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है, ट्यूबलाइट क्या लगी, ट्यूब नहीं है। तो वो क्या होता है, इस पर टकरा रही है, और टकरा के क्या हो जा रही है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जा रही है, ठीक है ना। अगर इंटेंसिटी कम नहीं होती ना भाई साहब, मैं और ज्यादा चमचमाता दिखाई देता आपको, ठीक है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।